आफ्टरनून दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 19 सितंबर 2020 और इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें आज देखेंगे हम भारत के संघ या केंद्र कार्यपालिका, जिसको संघ कार्यपालिका कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो केंद्र की जो कार्यपालिका है वो 5 हिस्सों में बटी है, 5 हिस्सों से मिलकर बनती है। इसमें सबसे पहले आता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये 5 चीज़ें हैं या 5 जो सेगमेंट है इसके, इनसे मिलकर केंद्र की जो कार्यपालिका है वो बनती है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं, ये है संविधान के भाग नंबर 5 में। ठीक, और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद की हम बात करें तो ये मिलती है आपको पूरी 52 से लेकर 78। ठीक, सॉरी ये 52 से लेकर 78। तो ये है इसकी अनुच्छेद जो केंद्र की कार्यपालिका से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें राष्ट्रपति, बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे हम इसमें भारत का जो राष्ट्रपति है वो। अब जो राष्ट्रपति है भारत का, उसको राज्य का प्रमुख कहा जाता है। ठीक, या इसको सबसे कम कर ले सुप्रीम जो होता है, या भारत का प्रमुख होता है, ये प्रमुख। और प्रथम नागरिक इसको गिना जाता है। ठीक, प्रथम नागरिक किसको गिना जाता है भारत में? राष्ट्रपति को। और ये प्रमुख, राज्य का प्रमुख होता है। ठीक, ये प्रधान जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। और तीनों सेनाओं को सर्वोच्च सेनापति किसको कहा जाता है? तो ये भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब इसमें अनुच्छेद की बात आती है तो अनुच्छेद हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, वो अनुच्छेद के साथ। अभी हम देखते हैं जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। अनुच्छेद आखिरी में बता दूंगा आपको सारे। तो निर्वाचन की बात करते हैं। निर्वाचन में क्या कौन कौन होते हैं? संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य, यानी कि क्या, एक होता है आपका राज्यसभा, दूसरा होता है आपका लोकसभा। तो इनमें जिनके जो लोग चुन के आते हैं, जिनका चुनाव होता है, ठीक, जो चुनाव जीत के आते हैं, वो निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, इस जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। और राज्य की जो विधानसभाएँ होती है उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गया जहाँ पे विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पौंडुचेरी, उनकी विधानसभा को जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें आपके भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई एक व्यक्ति है, उसको कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए जिससे वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की उम्र उसकी पूरी हो चुकी हो, तो ये उसकी दूसरी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, जो भी लोकसभा की सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होती है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। तो ये भी एक इसमें कैटेगरी है। इसके अलावा लाभ के पद पर वो ना हो। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं जो योग्यता बताते हैं किसकी को वो राष्ट्रपति भारत का बन सकता है कि नहीं। ठीक, इसके अलावा देखते हैं राष्ट्रपति की पद रिक्तता, यानी कि उसका पद किस किस परिस्थितियों में खाली हो सकता है। तो पहला तो एक 5 वर्ष का उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, या जो भी उसका कार्यकाल होता है वो कार्यकाल पूरा होने पर भी भारत को जो राष्ट्रपति पद है उसको खाली माना जाता है। ठीक, और दूसरा हो जाता है वो अपना त्यागपत्र दे दे, किसी कारणवश किसी परिस्थिति विशेष में वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, उस स्थिति में पद खाली माना जाता है। तीसरा है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अब जो महाभियोग प्रक्रिया लगती है ये संविधान के उल्लंघन पर लगती है। ठीक, संविधान के अतिक्रमण जिसको हम कहते हैं। ठीक, संविधान का अतिक्रमण करने की स्थिति में ये महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। ठीक, तो ये एक ये चीज़ है। और आखिरी है कि मृत्यु होने पर, तो इन परिस्थितियों में पद भी खाली माना जा सकता है किसका? राष्ट्रपति का। तो चलिए ये तो थी कुछ राष्ट्रपति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को अलग अलग समय पर अलग अलग शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम कार्यकारी शक्तियाँ। अब कार्यकारी शक्तियों में क्या आता है कि जो भी भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। ठीक, और जैसे ये शासन संबंधी कार्य हो गए, शासन संबंधी कार्य, तो ये किसके नाम से होते? तो ये राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और जिसके अलावा बहुत सारे जैसे प्रधानमंत्री हो गया हमारा, और मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री या मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आते हैं आपके
इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है आपका, महान्यायवादी इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। या CAG जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो इंडिया, जिसको हम कहते हैं कैग, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो कार्यकारी शक्तियों में बेसिकली क्या क्या आता है, जो बड़े बड़े पद होते हैं या पदों पर नियुक्ति की जो जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो किस में आती है, उसकी कार्यकारी शक्तियों में आता है। और कोई भी जो काम होता है वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। ठीक, इसके अलावा दूसरा है इसकी विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या आएगा कि ये संसद की बैठक बुला सकता है। ठीक, संसद की बैठक बुला सकता है जब सत्र ना चल रहा हो तब। ठीक, संसद की बैठक बुला सकता है, या जो सभा है, सदन है, उसको गठन, जो लोकसभा होता है उसको विघटित भी कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है। ये भी एक इसमें आपको पावर मिलती है किसको, राष्ट्रपति को। इसके अलावा यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन जो होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसको भी ये बुला सकता है, संयुक्त अधिवेशन। तो ये भी इसमें शक्तियाँ विधायी शक्तियों में। ठीक है, और इसके अलावा जो चुनाव के बाद का जो प्रथम संबोधन होता है, ठीक, संसद को जो प्रथम बार जो संबोधित किया जाता है इलेक्शन के बाद, तो वो भी करता है, कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति। प्रथम बार संबोधन जो होता है सदन को, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और इसके अलावा विधायी शक्तियों में आते हैं आपके जो 12 राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं। ठीक, जो 12 राज्यसभा में सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, तो वो कौन करता है, तो वो भी हमारा राष्ट्रपति ही करता है। ये विधायी शक्तियों में इसके कार्य आते हैं। ठीक है, विधायी शक्तियों में। और इसके अलावा आप देखते हैं अगला वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या आएगा कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आपका धन विधेयक हो गया, धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर से ही उसको संसद में रखा जा सकता है। इसके अलावा जो बजट होता है हमारा, जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय वितरण भी कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, सॉरी वितरण नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो इसको हम सरल भाषा में बजट भी कह देते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही रखा जाता है। ठीक है, और जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है उसमें ये आकस्मिक जो निधि होती है उससे पैसे निकालने की अनुमति भी राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक, ये राष्ट्रपति की क्षेत्राधिकार में आता है। तो वित्तीय शक्तियों में ये आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियों में क्या आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, उसके जो जज या सुप्रीम जो चीफ जस्टिस होता है, उनकी नियुक्ति के बारे में इसमें बात की गई। तो वो कौन करता है आपका, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही या उसके परामर्श से ही की जाती है। ठीक है, जो अलग अलग जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, उनकी नियुक्ति के बारे में इसमें कहा गया है। और इसके अलावा जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं वो भी इसी में आती हैं, जो दोषी को लेकर। इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आगे देखेंगे हम, क्षमादान वाला जो चैप्टर है उसमें। ठीक, तो ये कुछ शक्तियाँ हैं। इसके अलावा और शक्तियों में क्या है, सबसे आता है आपका कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, ये भी राष्ट्रपति की इम्पोर्टेंट पावर्स में आती है। इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ठीक, तो वो किसके उसमें होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही उनको किया जाता है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि उनके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती, लेकिन नाम किसका चलता है, उस पर राष्ट्रपति के नाम से ही ये किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सैन्य शक्तियाँ देख लेते हैं। सैन्य शक्तियों में क्या आएगा कि जो तीनों बल होते हैं हमारे, यानी कि वायुसेना हम कह लें, वायुसेना, थल सेना और नौसेना, यानी कि जल सेना, इन तीनों का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, तो इन तीनों को सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है हमारे देश में, तो ये राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, और इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति ही करता है। जिनको जो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा आपातकालीन संबंधी। अब आपातकालीन संबंधी में 3 प्रकार है। एक तो होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाई जाती है। तो ये लगाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। और इसके अलावा होता है राज्य में जो राष्ट्रपति शासन होता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल हम कहते हैं, तो वो भी लगता है। तो ये लगता है 2 आर्टिकल में, 356 और 365 के अंतर्गत। तो 2 तरीके से ये लगाया जाता है, इसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल, इसको फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 360 में। तो इन तीनों तरीके की इमरजेंसीज होती है, इनको लगाने का
जो पावर्स है वो किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति के पास ही होती है। ठीक, इसके अलावा आता है आपका वीटो पावर, या इसको कहते हैं वीटो शक्ति जिसको कहते हैं। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये होती है कोई भी जो विधेयक होता है, जैसे वो विधेयक संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है दस्तखत करने के लिए, उस पर साइन करने के लिए। साइन करने के बाद वो कानून बन जाता है, उससे पहले विधेयक होता है। तो उस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है कि उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है या उसको वापस सदन में भेज सकता है पुनर्विचार के लिए। तो उससे संबंधित 3 प्रकार की शक्तियाँ यहाँ पे किसको मिलती है, तो ये मिलती है आपकी राष्ट्रपति को। इसमें सबसे पहले आता है आपका अत्यंतिक वीटो। ठीक है, अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। अब इसमें होता क्या है, जो विधेयक की लिमिट है वो कोई लिमिट नहीं है कि कोई टाइम पीरियड के अंतर्गत ही उसके भीतर ही आपको साइन करके उस विधेयक को कानून बनाना है, उसको पास करना है। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है भारतीय का संविधान के हिसाब से, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा इसका मतलब क्या है, जितने दिन चाहे राष्ट्रपति अपने पास उस विधेयक को रख सकता है बिना उस पर कोई एक्शन लिए। तो ये क्या है, एक तरीके से आत्यंतिक वीटो का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा आता है आपका निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या होता है कि किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कोई विधेयक जो संसद ने पास करके राष्ट्रपति के पास भेजा है, तो उसमें अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो वापस संसद को भेज देता है कि इसमें आप पुनर्विचार करें और इसमें कुछ जो संशोधन संभव है वो संशोधन करें। तो इसके लिए भी ये वापस भेज सकता है। तो ये होते हैं आपके निलंबनकारी वीटो, एक तरीके से सस्पेंड कर देता है वो उस विधेयक को। लेकिन अगर दूसरी बार, एक बार विधेयक राष्ट्रपति ने संसद में वापस भेज दिया पुनर्विचार हेतु, और संसद ने दोबारा अगर वो विधेयक बिना किसी उसके संशोधन के राष्ट्रपति को भेजता है, तो दोबारा में यहाँ पे बाध्यता है आपको राष्ट्रपति को उसको साइन करने की या उसको एक्सेप्ट करने की, जो भी विधेयक आता है। लेकिन यहाँ पे समय सीमा कुछ नहीं है, तो ये समय सीमा से फ्री चीज़ है। ठीक, इसके अलावा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या मतलब है, पॉकेट वीटो का मतलब है ना तो जो राष्ट्रपति है वो विधेयक को वापस भेजता है संसद को पुनर्विचार हेतु, विधेयक वापस भी नहीं भेजता, और उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेता, और इसको हम कहते हैं नो एक्शन टेकन। ठीक, तो इस पर कोई ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही उसको वापस भेजा, तो ये अपने एक तरीके से अपने पॉकेट में डाल लेता है कि जब लगेगा सही तब उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो 3 तरह की शक्तियाँ विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति को मिलती हैं। ठीक, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। ठीक है, इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब कोई सदन नहीं चल रहा हो तब अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है तो एक तरीके से उसको अध्यादेश बनाकर जारी किया जा सकता है, जो कि 123 आर्टिकल इसके लिए प्रतिबद्ध है, या 123 जो आर्टिकल है नंबर का, उसमें इस बारे में बात कही गई है। ठीक, और जो अध्यादेश है वो तब तक जारी रहता है जब तक सदन का अगला सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये थी इसकी जो राष्ट्रपति हमारे उनकी शक्तियाँ। अब देखते हैं क्षमादान से संबंधित शक्तियाँ। ये है आपका अनुच्छेद 72 में। ठीक, जो 72 नंबर का अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब कौन कौन सी शक्तियाँ होती है ये देख लेते हैं। तो ये है पहली क्षमा। ठीक, ये 5 प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे पहले क्षमा। अब क्षमा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो अपराधी है, जो दोषी है, उसको पूरी तरीके से दंड मुक्त कर देना। ठीक, दंड मुक्त कर देना, तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन इसकी ग्राउंड कहीं वही, लेकिन इसके जो ग्राउंड्स होते हैं वो वही होते जो एक्चुअली इसमें सीधा मतलब ये कि जो भी इसके बारे में कहा जाएगा वो संसद या मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होती उस पर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति एक्शन लेता है उस पर। ठीक, तो जो भी कार्रवाई होती है वो मुख्य रूप से संसद में होती है। ठीक है, तो किसी अपराधी को परिस्थितियों के हिसाब से देखते हो अगर वो दंड मुक्त पाया जाता है या दंड मुक्त उसके होने की संभावना है उसकी याचिकाओं के हिसाब से, तो उसमें उसको क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता है, पूर्णतः दंड मुक्त कर सकता है। अगला इसमें लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या होता है, जो दंड की प्रकृति है उसको बदल देता है। दंड की प्रकृति बदलना, मान लीजिए किसी को कठोर कारावास की सजा है, कारावास की सज़ा सुनाई गई है, तो राष्ट्रपति इसमें प्रकृति बदल सकता है। कठोर कारावास इसको क्या कर सकता, साधारण कारावास में बदल सकता है।
तो ये इसकी दूसरी शक्ति होती है, इसको लघुकरण कहा जाता है। ठीक, इसमें प्रकृति बदल दी, कारावास अभी भी है लेकिन कठोर से साधारण कर दिया गया। ठीक, या उसकी जो प्रकृति बदल जाती है, इसमें मुख्य ये हमें याद रखना। इसके अलावा परिहार, तीसरा जो है परिहार। परिहार में क्या होता है कि प्रकृति नहीं बदली जाती, प्रकृति नहीं बदली जाती, जैसे नहीं बदली जाती। जैसे अभी ये कठोर कारावास था, तो परिहार में क्या है, कठोर कारावास ही रहेगा। कठोर कारावास है तो ये वही रहता है, कठोर का कठोर ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सज़ा का जो लिमिट है वो कम कर दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, तो राष्ट्रपति उसको बदल कर 5 वर्ष का कठोर कारावास कर सकता है। ठीक, इस तरीके से इसमें कमी की जाती है। एक तरीके से यहाँ पे जो टाइम पीरियड है सज़ा का वो कम कर दिया जाता है, लेकिन इसकी प्रकृति वही रहती है। ठीक, ये परिहार में आता है आपका। अगला देखते हैं विराम। विराम में क्या है कि कुछ विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम कर दिया जाता है, या प्रकृति बदल भी सकते हैं इसमें। ठीक, इसमें विशेष परिस्थितियाँ इंपॉर्टेंट, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों में सजा का अलग अलग तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे अगर कोई स्त्री है, उसको गर्भवती स्त्री है, ठीक, उसको मृत्युदंड की अगर सज़ा सुनाई गई है, मृत्युदंड दिया जा चुका है, तो उसको बदल कर इसको आजीवन कारावास कर दिया जाता है, आजीवन कारावास। तो ये किस में आता है आपका, तो ये आता है आपका विराम में। ठीक है, ये बूढ़े या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक, उसको अगर कठोर कारावास की सज़ा है, मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति है या वृद्ध व्यक्ति है, उसको कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है, ठीक, कठोर कारावास की, तो उसको बदल कर साधारण कारावास में भी ये बदल सकते हैं। कौन, हमारे राष्ट्रपति जी। तो ये अधिकार होते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान के मामले में। आखिरी होता है इसमें प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है कि जो भी उसको खासकर मृत्युदंड इसमें आता है, जो मृत्युदंड होता है उसको अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। जो भी सज़ा उसको दी गई अस्थायी तौर पर स्थगित या निलंबित हम कह सकते हैं। तो ये इसमें आता है प्रविलंबन में। ठीक है, अब ये किसके उस पर होता है आधार पर, तो ये याचिकाएं जो लगाई जाती है, दया याचिका या फिर उन याचिकाओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 5 शक्तियां हैं राष्ट्रपति के क्षमादान के मामले में: विराम, प्रविलंबन, आपका क्षमा, लघुकरण और परिहार। ठीक, अब देखते हैं हमारे जो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका 52 नंबर का, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया कौन कौन बन सकता है, क्या क्या चीज़ें उसके संबंध में आती है। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है वो बताया गया है। 55 में चुनाव का तरीका क्या होगा। 56 में कार्यकाल और 58 में योग्यता, क्या क्या योग्यताएं राष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए। अनुच्छेद 60 कहता है आपका जो शपथ ग्रहण होती है उसके बारे में। और 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये संविधान का अतिक्रमण इसका आधार होता है। ठीक, और 72 की हमने अभी बात की, जो क्षमादान की शक्तियाँ होती 5, उसके बारे में हमने अभी बात की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति संबंधित। 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और 143 ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो अगर कोई किसी विषय पर राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की सलाह चाहिए तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए ले सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये जो सलाह सुप्रीम कोर्ट से मिलती है उसको मानने के लिए बाध्य राष्ट्रपति नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद है आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा। भारत के राष्ट्रपति संबंध जो जानकारी हमने यहाँ पर शेयर की, वो सब उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इस श्रृंखला में हम कल डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चलिए कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।